हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूं। सो गाइस, इस बार एनटीए ने काफी सारे चेंजेस किए हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। सो इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल ना करें, नहीं तो कोई ना कोई आप एरर कर बैठेंगे, कोई ना कोई गलती हो जाएगी आपसे फॉर्म फिलिंग में, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और इनफैक्ट आपको एग्जाम सेंटर पर भी कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक तसल्ली से, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज यहाँ पे हम ना सिर्फ आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं, बल्कि हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड भी अपडेट देते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 सेशन। चलो इस पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आकर के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हमने पिछला सेशन दिया था दिसंबर 2025 वाला, तो क्या हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? तो गाइज यस, सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपने चाहे पहले कितने भी एग्जाम क्यों ना दिए हो। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन उनको दिया गया है जिन्होंने कल या आज मॉर्निंग में ट्राई किया होगा फॉर्म फिलिंग का और नहीं कर पाए किसी वजह से, तो दोबारा लॉगिन करके वो फॉर्म फिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आगे कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। तो चलो मैं इस पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो गाइज देखो, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और अब यहाँ पर इस पेज पे आने के बाद आपको आना है सबसे नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पे, इस जगह पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और इस पे आपको टिक करना है और आई हैव क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं एक बार इस पे टिक कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ा चेंज किया है एनटीए ने इस बार, कि अब आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है डिजी लॉकर पे। अब जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे उसके बाद ही कंटिन्यू होगा, इसके अलावा ये कंटिन्यू नहीं हो सकता फॉर्म, मतलब आपको डिजी लॉकर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है ये है कि मैंने आप सभी के लिए डिजी लॉकर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और यूजीसी नेट एग्जाम के रिगार्डिंग ही बनाई है। अभी जस्ट कल ही मैंने बनाई थी ये वीडियो कि भाई किस तरीके से डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने में भी गलती से अगर मिस्टेक हो गई फिर फॉर्म फिलिंग कैसे होगी? तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। छोटी सी वीडियो है, 4-5 मिनट की, आप आराम से इसके बाद डिजी लॉकर अकाउंट पे क्रिएट कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम, पासवर्ड या फिर आधार नंबर डाल करके आप लॉग इन करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं डिटेल्स डाल करके। अब गाइस देखिए, जैसे मैंने आगे कंटिन्यू किया, यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम ओटीपी डाल करके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस देखो, जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर मेरे सामने एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर मुझे किसी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में फॉर्म फिलिंग के लिए यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पर अलाउ करना होगा। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज यहाँ पर आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, वो एनटीए एक्सेस करना चाहता है और इसी डिटेल्स को फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसलिए जो मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आधार कार्ड हो गया या फिर CKYC हो गया, खैर ये तो नहीं है, इसके अलावा पेन वेरिफिकेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस और भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड पे क्लिक करूंगा और आगे कंटिन्यू कर लूंगा, क्योंकि आधार देना बेस्ट रहेगा। आधार कार्ड की डिटेल्स देना बेस्ट है, बिकॉज आगे जेआरएफ जब आपको मिलेगा, इनकेस अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो वहां पे कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज जेआरएफ जब इशू होता है तो वहां पर आपको आधार नंबर लगाना होता है। तो इसलिए आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एग्जाम सेंटर पर भी आपसे जनरली आधार कार्ड ही मांगते हैं। वैसे तो आप दूसरे आईडी कार्ड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, बट जनरली आधार कार्ड ही मांगते हैं, बिकॉज ऑथेंटिकेशन होता है वहां पर, बायोमेट्रिक होता है। तो इस वजह से आधार कार्ड देना सही रहेगा। तो मैं इस पर टिक करूंगा और यहाँ पर अलाउ वाले बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लूंगा। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब गाइस देखो, जैसे मैंने अलाउ किया तो नेक्स्ट पेज पे मुझे ऑथेंटिकेट करके यहाँ पे लेके आ चुका है। यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की फॉर्म फिलिंग हम लोग कर रहे हैं। डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होगा। फॉर्म फिलिंग को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलो मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ लेता हूँ। अब गाइस देखिए, जैसे मैंने आगे कंटिन्यू किया तो यहाँ पर जो मेरी डिटेल्स हैं ऑलरेडी फिल होके आ रही हैं, बिकॉज एनटीए ने जो मेरी डिटेल्स हैं वो एक्सेस कर ली हैं डिजी लॉकर के आधार कार्ड से, जो मेरा डिजी लॉकर में आधार कार्ड अवेलेबल है। तो जो मेरा नेम है, कैंडिडेट नेम, वहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है, फिल होके ही आ रहा है। फादर का नेम ऑलरेडी फिल होके आ रहा है, मदर नेम मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई आई हुई है, और जेंडर भी यहाँ पे डला हुआ है। इसके बाद हमें कंफर्म पर्सनल डिटेल्स पे देखना होता है डिटेल्स। तो यहाँ पर अगेन आपका नेम, फादर नेम और यहाँ मदर नेम आपको डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ होती है और मेल, जो भी आपका जेंडर यहाँ पे मेंशन होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज फिल डिटेल्स एज पर एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड।
तो यहाँ पर गाइस एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर जो 10th पास मार्क्सिंग सर्टिफिकेट जो बोला जा रहा है, जो मतलब 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट है, वो इसलिए मांगा जा रहा है बिकॉज जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो जनरली आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अब अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी अलग है, आधार पे अलग है और 10th में अलग है, तो ऐसे में आपको 10th क्लास वाली डालनी है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, और उसको ठीक करना है, और उसके बाद अपने आधार को जल्दी से जल्दी ठीक करवा लेना है। और अगर डेट ऑफ बर्थ आधार पे वही है जो 10th पे, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा आधार पे जो नेम है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, जो आपका नेम आधार के ऊपर है वही नेम यहाँ पे आपको डालना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम सेंटर पे जब आप जाओगे ना अपना एडमिट कार्ड लेकर के, तो जो आपका आधार पे नेम है, जो आपके एडमिट कार्ड पे नेम होगा, वो मैच किया जाएगा, ऑथेंटिकेशन होगा वहां पर। वहां पे अगर मिसमैच हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको एग्जाम सेंटर पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए ठीक करिए मतलब इस चीज को बहुत ध्यान से फिल करना है कि आधार पे जो नाम है, नाम वही फिल करना है, और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपको 10th क्लास वाली, जो आपकी 10th क्लास वाली है। तो इस चीज को चलो मैं फिल कर लेता हूँ और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद गाइस मुझे जब आगे मैं फॉर्म कंटिन्यू करूंगा तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको अपनी प्रीमाइस नंबर डालना है। प्रीमाइस नंबर का मतलब होता है जो आपके घर का एड्रेस है। सपोज करो आपका घर का एड्रेस है और 24220 और अशोक नगर, इस तरीके से एड्रेस है आपका, है ना, अशोक नगर। तो यहाँ पर जो 220 है, दिस इज प्रीमाइस नंबर, मतलब आपका हाउस नंबर क्या है वो आपको डालना है। तो 220 आपका हाउस नंबर हो गया। फिर अशोक नगर जो हो गया वो आपकी लोकेलिटी हो गई। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, इसमें कुछ नहीं भरोगे तो भी चलेगा, कुछ मत भरो इसमें, लोकेलिटी में भर दो अशोक नगर। फिर इसमें अपनी कंट्री इंडिया आ जाएगी, अपना स्टेट जो भी, जैसे दिल्ली है मेरा तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके साउथ ईस्ट नॉर्थ जो भी उसको सिलेक्ट करना है। पिन कोड अपने अशोकनगर का डालना है, जो आपका एरिया पिन कोड है ना, जो आपका लोकल पिन कोड है वो आपको डालना है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आगे कंटिन्यू में क्या करना है, आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना होगा। इसी ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है मेरा, तो क्योंकि हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेट किया था डिजी लॉकर से। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो मैं गाइस ये डिटेल्स डाल लेता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखो, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है फिर तो आपको अलग अलग फिल करना है। अगर सेम है, जो आपने ऊपर फिल किया अभी प्रेजेंट एड्रेस, अगर वो सेम है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी वही फैच कर लेगा ऑटोमेटिकली। वैसे गाइस मैं बता दूं कि जो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करोगे, जो हमने अभी ऊपर फिल किया था, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको सेंटर के अकॉर्डिंग ही अपना एड्रेस डालना है। अच्छा, यहाँ पर जो आधार पे एड्रेस है और जहाँ पे आधार अपना जो अपना एड्रेस यहाँ फिल करोगे वो अलग अलग हो सकता है, डजेंट मैटर, वो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपना जो अपना एड्रेस फिल करेंगे तो उसको ध्यान से फिल करें, क्योंकि एग्जाम सेंटर उसी के अकॉर्डिंग ही आपको दिए जाएंगे। तो चलो मैं इस पर टिक कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा तो सेम एड्रेस है, मेरे एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सेम एड्रेस कर लेता हूँ और आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब गाइस आते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। भाई पासवर्ड क्रिएट करने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो गाइस, पासवर्ड क्रिएट करना बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है कि मिनिमम 18 8 और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर आपको रखने हैं। स्टार्टिंग में आप एक स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में कहीं भी आपको एक कैपिटल लेटर का अल्फाबेट रखना है। जैसे सपोज करो आपका नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे अमन नाम है आपका, तो ऐसे में एक कैपिटल रख लो आप, और AMAN, मतलब एक आपका हो गया कैपिटल लेटर, बाकी हो गया स्मॉल लेटर। दोनों रखने जरूरी पासवर्ड में, स्मॉल और कैपिटल। उसके बाद आपको एक रखना है यहाँ पर नंबर। नंबरिंग में आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो। तो चलो हम यहाँ रख लेते हैं 1 2 3, हमने 3 नंबर ले लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर रखना है, जैसे @ हो गया, या फिर डॉलर हो गया, या स्टार हो गया, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर रख लो। तो चलो मैं यहाँ पे @ रख लेता हूँ। अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो देखिए 4 कैरेक्टर तो ये हो गए और 4 कैरेक्टर ये हैं, मतलब 8 कैरेक्टर हो गए। मेरा पासवर्ड आसानी से क्रिएट हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आसानी से आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो ये इसलिए पूछते हैं कि सपोज करो फ्यूचर में अगर पासवर्ड आप भूल गए तो पासवर्ड को रीसेट करने में सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप उसका आंसर कर देंगे तो उसके बाद आप अपना पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। तो सपोज करो मेरा फेवरेट कलर है एग्जाम्पल के तौर पर रेड, तो हम यहाँ पर रेड लिख देंगे, या जो भी आपका फेवरेट कलर है येलो, या जो भी आपका फेवरेट कलर है उसको आप लिख करके लिख देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है इस जगह पर, और यहाँ पर सबमिट वाले बटन क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। तो चलो मैं इसको करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो इस तरीके से आपके सामने रिव्यू पेज आएगा, जहां पे बोला जाएगा कि भाई अपने डिटेल्स को चेक कर लीजिए एक बार, बाद में एडिट करने में दिक्कत होगी। तो अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा, और अगर आपको लग रहा है बिल्कुल सही है तो हम सबमिट एंड सेंड OTP ऑन मोबाइल नंबर करके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करूंगा अब। सो गाइस, दिस इज द रिव्यू पेज। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है। वैसे मैंने इसको यहाँ पर ब्लर कर दिया है, मतलब छिपा दिया है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस कहती हैं कि हमें पर्सनल डिटेल्स शो नहीं करनी, नहीं तो मेरी वीडियो डाउन हो जाएगी।
तो इसलिए गाइज यहाँ पर मैं डिटेल्स आपको सारी चेक कर लेनी है, सब कुछ सही है, आपने एड्रेस वेड्रेस जो भी भरा सब कुछ सही भरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा दैट इस तरीके से आई हैव वेरीफाइड ऑल द पर्सनल डिटेल्स। फिर अगेन यहाँ पर ऐसा ही बॉक्स नीचे आपको दिखेगा, वहां पर भी आपको क्लिक करना है, दोनों जगह पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर भी आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस तरीके से क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। ओटीपी आएगा, उसको डाल के हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब गाइस देखो नेक्स्ट पेज जो है इस तरीके से आ चुका है मेरे सामने, जहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है और फी पेमेंट करनी है, बस ये 2 स्टेप और बाकी हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर तो मेरा वेरीफाई हो चुका है बिकॉज मेरा ओटीपी आ चुका था। मुझे अपनी ईमेल आईडी को और वेरीफाई करवा लेना है इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी ईमेल आईडी जरूर वेरीफाई करवा लीजिए। इसी पेज पे गाइस नीचे की तरफ दिख रहा है फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसी पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और हम अपना जो एप्लीकेशन है वो आगे फिल करेंगे। बट उससे पहले आप लोग अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करवा लीजिए, कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी आ जाएगा आपकी ईमेल पे, उसको डाल करके आप वेरीफाई कर लेंगे तो बस हो गया। इतना ही करना है, ओटीपी इस तरीके से डाल के आप ईमेल आईडी वेरीफाई करवाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। तो चलो गाइस मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिएगा जैसे मैंने अपने ईमेल आईडी वाले बटन पे क्लिक किया तो उस तरीके से ईमेल आईडी मेरी शो की जा रही है। मुझे यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होगा, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा सबमिट एंड गेट ओटीपी। ओटीपी आएगा, उसको डाल करके मैं यहाँ पर ईमेल आईडी आसानी से वेरीफाई करवा लूंगा। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस देखिए मेरी जो ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है बिकॉज मैंने ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई करवा लिया है। अब मैं यहाँ पर फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा और आगे प्रोसीड करूंगा। तो चलिए गाइस मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके तो गाइस जैसे मैंने आगे कंटिन्यू किया तो अब मेरे सामने इस तरीके से जो है डिटेल्स आ चुकी हैं कि मुझे अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो डाली थी मैंने डाल चुका हूँ। मुझे पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, यहाँ पर डिसेबिलिटी डिटेल्स डालनी है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है या फिर नहीं है। रजिस्टर अपार आईडी, अब यहाँ पर ये कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, तभी मैं बोला था कि आपको इन चीजों को देखना समझना जरूरी है। तो यहाँ पर अपार आईडी के बारे में क्या बोला जा रहा है देखेंगे अभी आगे हम। एग्जामिनेशन सिटीज को हमें चूज करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स को चूज करना है, मतलब डालनी पड़ेगी। यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स डालनी है, अप्लाई फॉर और देन कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन भी आ चुका है, ये भी नई चीज आई है इस बार। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, देन फाइनल सबमिट का बटन आएगा। तो ये हमें करना है। चलो ये करके हम सारी चीजें करने वाले हैं। आप जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एक करके दिख जाएंगी। गाइस इसी पेज पे नीचे की तरफ आप आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ देखिएगा आपको पर्सनल डिटेल्स, इसी पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ऑटोमेटिकली आगे प्रोसीड हो जाएगा फिल करने के लिए। तो चलो हम इसको अब कंटिन्यू कर लेते हैं पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके। अब गाइस देखिए नेक्स्ट पेज पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से शो कर रहा है कि जो आपका कैंडिडेट नेम है वो ऑलरेडी फिल्ड है यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले फिल किया था। डेट ऑफ बर्थ हमारी जो है हम यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। इसके बाद आपका जेंडर फील्ड है ऑलरेडी, फादर नेम मदर नेम सब ऑलरेडी फिल्ड है। हमें नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी जो है जो भी आपकी कैटेगरी है। अब कैटेगरी का मतलब होता है कि SC ST OBC, दिखा देता हूँ मैं। जनरल है, जनरल EWS है। देखो लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पर, देखो जब भी आपके मन में डाउट रहता है कि सर जो आपका सर्टिफिकेट है जैसे जनरल है तो वो कब से कब तक का होना चाहिए, तो देखिए इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनका जो सर्टिफिकेट वो अपडेटेड होना चाहिए। और वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई कि जो ओबीसी है उनका जो सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हो ओबीसी से तो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि आपकी जो मैक्सिमम इनकम है, आपकी फैमिली जो इनकम है वो 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हो और आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आओगे, फिर उस केस में आपको जनरल सी फॉर्म फिल करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है अगर आपका स्टेट लिस्ट में नाम है ओबीसी कैंडिडेट में तो भी आपको सेंट्रल जनरल चूज करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कि ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस केस में फिर आपको जनरल से अप्लाई करना है। तो इसी से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो भी आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग ध्यान से कर लेना, जनरल ओबीसी SC ST, तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना है, तो इसमें गड़बड़ कर दोगे फिर दिक्कत आ जाएगी आगे, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। फिर आपसे यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है कि अपनी कैटेगरी को कंफर्म करना है दोबारा से यहाँ पर, आर यू डायबिटिक, मतलब क्या आपको डायबिटीज है इस तरीके से, तो यस और नो, क्योंकि फिर वहाँ पे अगर यस कर दोगे फिर आपको वहाँ पर मतलब पानी और शुगर वगैरह फिर बिस्किट वगैरह ले जाना अलाउ कर दिया जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कैंडिडेट हु आर डायबिटिक वे कैरी शुगर टैबलेट्स फ्रूट्स लाइक बनाना एप्पल और ऑरेंज, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको डायबिटीज हो रखी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फैमिली इनकम फिल करनी है। तो फैमिली इनकम अगर मतलब एनुअल फैमिली इनकम सबको मिला के मदर फादर गार्जियन सबकी मिला करके तो मेरे अकॉर्डिंग तो 8 लाख से कम ही दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और 8 लाख से कम ही शो करनी है। वैसे आपकी मर्जी है या आपकी चॉइस है, अगर ज्यादा इनकम है आप ITR फिल कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, नहीं तो अदरवाइज आप इनकम 5 लाख 6 लाख 8 लाख जितनी भी इनकम है आप उसको उतना यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप क्या माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यस और नो। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब हो गया कि जो इंडिया में माइनॉरिटी है जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए और कुछ कम्युनिटीज हो गई, तो उसमें फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा।
अगर हम यहाँ पर माइनॉरिटी में यस करते हैं तो देखो इतनी सारी जो कास्ट है वो सब इसमें आ जाएंगी माइनॉरिटी में, जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। तो अगर आप हैं इसमें से कोई तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। देखो गाइस, जितने भी सर्टिफिकेट वाले एस्पिरेंट्स जैसे ओबीसी हैं या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, कोई भी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना अपना सर्टिफिकेट, तो उस केस में फिर यहाँ से आपको डिटेल्स मांगी जा रही है। इस बार ये भी न्यू चेंजेस किया गया है, बिकॉज एनटीए पहले ऐसा नहीं करता था, बट इस बार डिटेल्स मांगी जा रही है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। अगर है तो यस करना है, और अगर आपने यस किया तो फिर आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर मेंशन होता है यहाँ पर कोने पे, वो आपको डालना है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू कब किया गया वो डालना है, नेम ऑफ द अथॉरिटी, किसने इशू किया, कहाँ पे इशू किया, वो आपको डालना है। तो ये डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। हो सकता है कि आगे सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने को बोला जाए, वो हम देखेंगे आगे फॉर्म फिलिंग में, बट फिलहाल यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। अच्छा, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर हमारा सर्टिफिकेट पुराना है, तो फिर आप एक काम करो, फटाफट से अप्लाई कर लो। जब आप अप्लाई कर लोगे तो उसके 2-4 दिन में ही आपको मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डिटेल्स मिल जाती है। जैसे सपोज करो अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ नो, सर्टिफिकेट में हमने किया कि हम ओबीसी हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया यस की जगह नो, दैट डू यू हैव ए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। तो अगर सपोज हमने नो किया, नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक किया। नो जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन नंबर, रिसिप्ट नंबर। तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, आपको एटलीस्ट वो डालना पड़ेगा। डेट ऑन विच इट वॉज अप्लाइड, आपने किस डेट को अप्लाई किया सर्टिफिकेट, वो डेट डालनी है ना। मिनिमम, और कहाँ पे अप्लाई किया है, किस अथॉरिटी के अंडर अप्लाई किया है, वो आपको डालनी है। तो मतलब इस बार डिटेल्स आपको डालनी ही पड़ेंगी। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो गाइज पुराने सर्टिफिकेट की डिटेल्स मत डालना, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। याद रखिए, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको लेटेस्ट वाली डालनी होती है। पिछले 1 साल के अंदर अंदर आपका बना है तो आप डाल दो, अगर 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट है फिर आपको न्यू बनाना पड़ेगा, और न्यू बनने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अप्लाई कर लेना है। कल परसों जाओ ऑफिस और जाके अप्लाई कर लो फटाफट से। जैसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, तो उसका यूज करते हुए आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। बिकॉज सर्टिफिकेट का नंबर नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है वैलिड वाला अभी रिसेंट वाला, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आपके पास नंबर तो होगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो डाल करके आपको प्रोसीड करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है, बिकॉज इस बार इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स मांग ली है। गाइज यहाँ पर एक डिटेल आपसे और मांगी जा रही है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम सब्जेक्ट नेम सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ अप्लाइंग बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आप 4 साल के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, फिर यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट यहीं पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे नॉट एप्लीकेबल तब करना है जब आप 4 साल के ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में फिर आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पर डालना होगा, सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर सेव नेक्स्ट बटन दबा के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए, नेक्स्ट पेज पे मुझसे ये बोला जा रहा है कि डिसेबिलिटी डिटेल्स आपको देनी है। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी डिटेल्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो फिर तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। तो इस बात को बहुत ध्यान से फिल करना है, बिकॉज यहाँ पर जैसे आप यस करेंगे तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। ये देखिए गाइज, मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने यस क्लिक किया था आपको समझाने के पर्पज से। तो यहाँ पर मेरा नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ चुकी है, मेल मेरा जो जेंडर वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से डिटेल्स मांग रहे हैं मुझसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको करना है यस आई हैव यूडीआईडी कार्ड। अगर आपके पास कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देन उसको आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डिटेल्स है उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है। अब गाइस देखिए, नेक्स्ट पेज पे मुझसे मांगा जा रहा है अपार आईडी के बारे में पूछा जा रहा है, डू यू हैव अपार आईडी। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो फिर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको आगे फॉर्म फिलिंग करनी है। अब गाइस देखो, अपार आईडी देना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो यस करिए, अदरवाइज आप नो करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे आपकी कैंडिडेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये है, बाकी आप अपार आईडी क्रिएट भी कर सकते हो, टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, आप सिंपल गूगल करिए अपार आईडी क्रिएशन करके, तो वहाँ पे आप उसको क्रिएट करके भी यहाँ पे डाल सकते हो। ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अपार आईडी क्या होती है, अपार आईडी सेम आपके आधार जैसा आपका आधार नंबर है उस तरीके से होता है, एक नंबर होता है जो कि ऑल इंडिया में सभी एस्पिरेंट्स को दिया, सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं उस आईडी के अंदर। मतलब आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स है, 12th में कितने, ग्रेजुएशन में कितने, 12th मतलब सारी जो भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड है वो सारे सारे इसके अंदर होते हैं। तो इजीली आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस आईडी के थ्रू कि भाई आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी है। तो ये डिटेल्स जो है वो यहाँ पर होती हैं।
अब गाइस देखिए नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपने जो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करने का ट्राई किया है वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बेसिस पे या फिर मास्टर डिग्री के बेसिस पे। तो मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर पे हो तो भी आपको मास्टर डिग्री सिलेक्ट करना है, सेकंड ईयर में हो तो भी यही करना है, मास्टर डिग्री पास आउट हो चुके हो तो भी मास्टर डिग्री ही सिलेक्ट करना है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उनको सिलेक्ट करना है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का पास आउट कर चुके हैं या फिर लास्ट ईयर में है, तो उनको FYUP सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको वो सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मीडियम आएगा कि किस मीडियम में आप करना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम में, किस मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए। वैसे डिटेल्स अभी मांगी जा रही है, फिर एग्जाम जब आप देने जाओगे एग्जाम सेंटर के में भी आपसे डिटेल्स मांगी जाती है फॉर्म फिलिंग से पहले। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको कहाँ कहाँ पर चाहिए सेंटर, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हो, जैसे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में अगर आपने एड्रेस आपने चंडीगढ़ का डाला हुआ है तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी में 1 या 2 चॉइस ही देखने को मिलेंगी, 4 चॉइस नहीं मिलने वाली हैं। या कोई दूसरी यूनियन टेरिटरी जैसे गोवा वगैरह हो गया, तो फिर इस केस में क्या है कि फिर यहाँ पर भी आपको छोटा सा ही एक आपको मिलेगा एग्जाम सिटी, 1 या 2 ही सिटी मिलेंगी। तो घबराना नहीं कि मुझे एक ही सिटी का ऑप्शन क्यों आ रहा है, बिकॉज आपके स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए आपको वो दिया जा रहा है। तो घबराना नहीं है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करोगे तो वहीं पे आपको आपका एग्जाम सेंटर डाल दिया जाएगा, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आगे की डिटेल्स भरनी है, जैसे फादर क्या करते हैं आपके, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। फादर का क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इससे आपके कैंडिडेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको चीज यहाँ पर डिटेल्स देनी होती है। तो मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो और क्वालिफिकेशन डालनी है वो, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड डाल करके 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना। तो चलो मैं इनको फिल करके आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब गाइस आगे कंटिन्यू करने पर मेरे से डिटेल्स मांगी जा रही हैं मास्टर डिग्री की, कि भाई आपने किस ईयर में पास आउट किया है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। पास में मतलब पास कर लिया, फिर अपियरिंग में वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपियरिंग करोगे तो फिर आपको यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो अपियरिंग जैसे मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पर, तो अब मेरे से जो डिटेल्स मांगी जा रही है कि भाई पास आउट कब तक आप हो जाओगे, ये पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग। तो एक्सपेक्टेड है ये, यहाँ पे आपको कोई इतना ज्यादा भयंकर तरीके से वेरीफाई नहीं करेगा कि उस ईयर पास हुए थे नहीं हुए थे। तो भाई आपको ये चीज चेक करनी है कि मैंने अगर अपियरिंग में आप अगर हैं, अभी फर्स्ट ईयर में भी हैं, फर्स्ट ईयर में भी है, ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट ईयर में है 2026 में, तो 27 में आपका सेकेंडरी स्टार्ट हो जाएगा, 28 में आप पास आउट हो जाएंगे, तो आप 28 सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब जिस ईयर में आप पास आउट होंगे ना, एक एक्सपेक्टेड डालना है। अगर आप सेकंड ईयर में तो 27 में पास आउट हो जाएंगे, तो वो चीज यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने वो सिलेक्ट करना है कि जो आपकी मास्टर डिग्री है जो भी आपकी है वो सिलेक्ट करना है। और आपकी मास्टर डिग्री नहीं तो यहाँ पे देखो अदर का ऑप्शन आ रहा है, सबसे नीचे अदर का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे इसको सिलेक्ट कर लेना है अगर आपकी मास्टर डिग्री यहाँ पर नहीं है। तो सपोज करो अगर मैं अदर सिलेक्ट कर लूंगा तो देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है मेरे से। फिर यहाँ से मेरी मास्टर डिग्री का नाम पूछा जा रहा है कि भाई आपके नाम क्या है मास्टर डिग्री का, हमें बताओ, क्योंकि यहाँ पे अदर आपने सिलेक्ट किया है। तो ये थोड़ा ध्यान देकर फिल करना है आपको। और वहीं अगर मैं यहाँ पर पास अपीयरिंग में ना फिल करके अगर मैं पास में फिल करूंगा तो देखो मुझसे ना डिटेल्स कुछ अलग ही मांगी जाएंगी। मुझसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, मेरे मार्क्स मांगे जाएंगे, दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, इस मैंने यहाँ पर पास में सिलेक्ट किया, पास वाला सिलेक्ट किया, तो अब मुझसे यहाँ पे डिटेल्स मांगे जाएंगी किस ईयर में आपने पास आउट किया है ना। तो चलो मैं डिटेल्स फिल करने का ट्राई करता हूँ। अब गाइस देखो मैंने यहाँ पर जैसे ही पास आउट किया तो यहाँ पर आएगा अब आपका जो फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, फिर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पास आउट हो चुका हूँ, है ना। और कहाँ से पढ़ाई करी, इंडिया से या फिर आउटसाइड इंडिया से, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर आपने कौन से स्टेट से पढ़ाई की है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था तो आपको वो सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं है ना, तो डरने घबराने वाली बात नहीं, भाई मेरी तो यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी गिवन है। देखो दिखाता हूँ, यहाँ देखो लिखा हुआ है सबसे लास्ट में अदर, सिलेक्ट एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम इज नॉट इन ड्रॉप डाउन। तो अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी का, तो घबराना नहीं कि मेरी तो यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं आ रहा है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अदर का, अदर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी का नाम हमें बता दीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है ना। उसके बाद रिजल्ट मोड पे क्लिक करना है कि भाई परसेंटेज में पास आउट थे या फिर सीजीपीए में पास आउट थे। तो अगर आप परसेंटेज क्लिक करोगे तो वो डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाएगा, और सीजीपीए क्लिक करोगे तो सीजीपीए भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो भर ही लोगे। इसको भरने के बाद कैप्चा कोड डालना है और आगे सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं क्लिक करके आगे प्रोसीड करूंगा। अब गाइस देखो जैसे मैंने आगे कंटिन्यू किया तो अब यहाँ पे आप मुझसे पूछा जा रहा है एडिशनल डिटेल्स, जैसे कि आपने अगर आप ट्विन हो, मतलब आप जुड़वा भाई बहन हो, तो उसमें यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, मतलब वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, तो उसमें आपको अगर यस करोगे तो फिर आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, यस परसुइंग करोगे तो डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप ऑडिट है तो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, नो कर दोगे तो कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। इसके बाद फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में सिलेक्ट करना है, अगर आप भरोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको बताना कि क्या आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस है, यस और नो। यस और नो करने से कोई कैंडिडेट पे आपके असर नहीं पड़ने वाला। तो यस करोगे तो आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, नो करोगे तो कुछ नहीं मांगा जाएगा। एक्स सर्विस मैन हो, आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रखी है पहले से, तो यस और नो कर देना है, मतलब यस और नो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर आप उसके बाद यहाँ पर
आपसे जो है कैप्चा कोड मांगा जाएगा और कैप्चा कोड को डालने के बाद आप आगे 7x बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, अब गाइस देखिए इस पेज पे मुझसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर पीएचडी एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर जेआरएफ का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एज लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है जेआरएफ से। तो अगर यहाँ पर 30 आपकी एज लिमिट है, मेल कैंडिडेट हो, तो फिर उस केस में आप यहाँ पर जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और 35 आपकी एज है, किसी विमेन कैटेगरी से हो, क्या कोई भी विमेन हो, फिर अदर जितनी भी कैटेगरी होती है लाइक SC ST OBC, सबको 35 की एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। तो उस केस में आपको यहाँ पर जेआरएफ शो करेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में भी फिर आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर शो नहीं होगा। केवल 2 ही ऑप्शन आएंगे, जेआरएफ और पीएचडी। तो ध्यान रखिए किसको कौन सा ऑप्शन आ रहा है, किसकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई करने के टाइम पर क्या आपने अपनी एज डाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको जेआरएफ का ऑप्शन आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन नहीं आएगा, केवल जेआरएफ और पीएचडी का ऑप्शन आएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। यहाँ पे तीनों पे क्लिक कर लेना, अगर तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, अगर 2 आ रहे हैं तो फिर 2 पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके 7x बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। अब गाइस देखिए इस फॉर्म फिलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार इन्होंने लाइव फॉर्म फिलिंग मतलब लाइव फोटो क्लिक करने का ऑप्शन जो है आपको दिया है। तो आप लोग मेरी फोटो देख पा रहे होंगे, थोड़ा लाइटिंग का इशू हमारे घर में क्योंकि लाइट कटी हुई है आज। तो चलो मैं थोड़ा सा स्क्रीन इस पे लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो ऐसे देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आगे जब यहाँ पे आप इस वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे तो अलाउ दिस ऑप्शन करना है, अलाउ दिस टाइम करना है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो जो है वो कैप्चर होगी और किस तरीके से होगी क्या होगी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे टाइमर चल रहा है, आपको इससे पहले पहले कर लेना है, नहीं तो फिर आपका टाइम आउट हो जाएगा ये, है ना। तो इस पे क्लिक करके आप अपनी फोटो क्लिक करके और इस पे कैप्चर कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अपनी फोटो जो है थोड़ा ब्राइट, पीछे जो बैकग्राउंड मेरा आ रहा है ऐसा ही बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड आपको थोड़ा सही होना चाहिए। लाइक पीछे एक सिंगल बैकग्राउंड होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप किसी ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पर आपकी फोटो क्लियर आ सके, पीछे जो बैकग्राउंड है वो ऐसे अलमीरा और ये सब सामान वामान ना रखा हो। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट गाइस। आपकी जो फोटो है थोड़ा इस तरीके से देखना कि जो पीछे बैकग्राउंड है वो दीवार, एक प्रॉपर दीवार सी हो नॉर्मल, और उसमें लाइटिंग प्रॉपर हो। मतलब आपकी जो फोटो है इस तरीके से जैसे मेरा देखो अभी देखो अच्छे से विजिबल है मेरा चेहरा, है ना। तो इस तरीके से चेहरा अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल अंधेरा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ करके, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ना। एक तो एकदम चेहरा आपका विजिबल हो प्रॉपर तरीके से, और दूसरा कि जो पीछे बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा सही हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है फोटो क्लिक करते समय। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। अब गाइस देखिए यहाँ पर आपको लाइव फोटो का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी फोटो है वो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अलमीरा वगैरह है। आप देख लेना कि पीछे बैकग्राउंड क्लियर हो, मतलब पीछे दीवार हो, प्रॉपर लाइटिंग हो। जैसे अभी चेहरा देखो मेरा प्रॉपर तरीके से विजिबल है ना, इस तरीके से आपका चेहरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अंधेरे में हो, इस तरीके से ना हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी अंधेरा, ऐसे मत करना जैसे अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज इस बार एनटीए ने ये बहुत मतलब अलग ही लेवल की चीज डाल दी है ना, तो ये आपको करना है। चलो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ क्लिक करके। तो गैस फोटो मैंने क्लिक कर ली है और फोटो बहुत अच्छी खासी आई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चेहरा प्रॉपर तरीके से विजिबल है। अगर इस तरीके से भी आपकी फोटो आ रही है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे पेज पे इस तरीके से दिखेगा, आपको 7x बटन पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। तो चलो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अरे यार एंटी ने तो खून पी लिया इस बार अच्छे से, मतलब लाइव फोटो हमसे क्लिक करवा ली, फिर भी अब हमें फोटो अपलोड करनी है यहाँ पर। तो जब फोटो अपलोड करनी ही है तो फिर लाइव फोटो क्यों क्लिक करवाई थी। तो अब आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में फोटो हो। सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि जिसका साइज 10 से 50 KB के बीच में हो, और यहाँ पर दोनों ही आपको अपलोड करने हैं। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपलोड करने के बाद कि भाई अपलोड आप लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमें 7x बटन पे क्लिक करना है। तो चलो मैं फटाफट से इसको अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। अब गाइस देखिए मैंने दोनों चीजें अपलोड कर दी हैं। व्यू का ऑप्शन आ चुका है कि भाई आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपने अपलोड किया है फोटो या सिग्नेचर उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर कैप्चा कोड का ऑप्शन आ चुका है, 7x बटन पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड कर लेंगे और हमारे जो फाइनल स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो गाइस देखिए फाइनल पेज आ चुका है, दिस इज द रिव्यू पेज। अब यहाँ पे आपको अपना रिव्यू कर लेना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फाइनल एक बार चेक करने का ऑप्शन आ चुका है। एक बार इसको चेक करेंगे ध्यान से, उसके बाद इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल वाला पेज। यहाँ पर साइड में आपको इस तरीके से दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऐसे बॉक्सेस दिखेंगे आपको सबको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा फाइनल वाला। अब गाइस लास्ट में आकर के यहाँ पर आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, फाइनल सबमिट वाले एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके अब हम फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाने वाले हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स हमने देख ली, सब कुछ सही है।
ओके, तो गाइस देखो हम लोग आ चुके हैं पेमेंट वाले पेज पे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट इनकम्प्लीट शो कर रहा है। जैसे आप फी पेमेंट करते हो आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर 600 रुपये जमा करने हैं, फिर 1150 करने हैं, या फिर 350 रुपये, या शायद 320 25 रुपये ऐसे कुछ है वो जमा करने हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आपकी आपकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे मैंने डेमो के लिए मैंने ओबीसी चूज किया था, क्योंकि मुझे देखना था कि सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वैसे देखो सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, बिकॉज वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस बार ऑप्शन नहीं दिया गया है सर्टिफिकेट अपलोड करने का, बट सर्टिफिकेट की डिटेल्स मांगी जा रही है, तो वो आपको फिल कर रहे हैं। तो हमने ओबीसी सिलेक्ट किया था, तो 600 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये डेमो था। अब यहाँ पे आपको पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना है और आगे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सारी डिटेल्स जो भरी है वो डेमो वाली भरी है, और डिटेल्स को हाइड इसलिए किया है बिकॉज यूट्यूब का कहना है कि हमें पर्सनल डिटेल्स हाइड ही करनी है, चाहे वो डेमो ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैंने डिटेल्स हाइड करके रखी हुई थी। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है पे एग्जामिनेशन फीस, और फीस पे कर देनी है। अब गाइस देखो यहाँ पर फीस पेमेंट पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। तो कुछ नहीं करना, बस आपको इसको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन पेमेंट, और यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। अब गाइस देखो जैसे मैंने आगे कंटिन्यू किया, तो अब यहाँ पे मेरा नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, और मैं कैसे फीस पे करूंगा वो आ चुका है। अब गाइस देखो ये सारे के सारे पेमेंट सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर है, मतलब ये सिर्फ मीडियम है पेमेंट करने का। ऐसा नहीं कि मेरा केनरा बैंक में अकाउंट होगा तभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, या मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है तभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब देखो इसमें एक्सिस नहीं है, लेकिन अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सिस बैंक से भी कर सकते हो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मीडिएटर है, बस इसमें किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं केनरा सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर लूंगा तो भी मेरी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो गाइस ये ऑप्शन आ चुका है पेमेंट करने का। तो यहाँ पर अब आप डेबिट कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी है, और यूपीआई है। सबसे सिंपल यूपीआई होता है, जैसे आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पेमेंट यहीं पे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो गाइस जैसे मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया, क्यूआर का ऑप्शन आया, मैंने शो क्यूआर बटन पे क्लिक किया यहाँ पर, और पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। मैं बस मुझे इसको स्कैन करना है और पेमेंट कर देनी है, बस इतना सा ही है। जैसे पेमेंट करोगे आपकी फाइनल पेमेंट कट जाएगी, और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका होगा। सो गाइस ये कंप्लीट प्रोसेस था, आई होप आपको समझ में आ गया है। जैसे आप फी पेमेंट करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगी उसकी, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जिनका भी अभी फॉर्म फिल नहीं हुआ है। कोई भी दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं बताऊं, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक टॉपिक, एक एक चीज को मतलब बच्चों की तरह समझाया है विद एग्जांपल, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो मेरी मेहनत के लिए लाइक करें, वीडियो को शेयर करें सबके साथ, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो थैंक यू लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा गाइस देखो अब यूजीसी नेट एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम आपको पेपर 1 2 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, प्लस इन सभी की कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी बुद्ध पूर्णिमा ऑफर भी चल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। बुद्धा 20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो जो आपकी फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। तो इस ऑफर को आप अवेल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे जो आपकी तैयारी है मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाएगी। एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब कुछ ही देखने को मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप iOS यूजर है, तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो भी इस बार फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं या कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।